तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बेटर होंगे। आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद। लंबा इंतज़ार बोले तो महीने हो गए भाई वीडियो डाले हुए। कोई भी थी भाई, कुछ काम वाम में इतनी व्यस्तता थी कि टाइम ही नहीं मिला। आज हमारे पास टाइम भी है, मौका भी है, तो क्यों ना एक वीडियो हम बना लेते हैं अच्छी सी। तो आज हमारी वीडियो ना फिगो पे होगी, ना सेंट्रो पे, ना पंच पे, वो सबसे हट के आज हमारी वीडियो होगी इस काले घोड़े पे। ये है भाई गाड़ी, हमारी काला घोड़ा। इसको काले घोड़े कहने के पीछे कुछ वजह हैं, जैसे कि आपको वजह बताऊं तो एक स्पेसिफिक वजह, वो है इसका लुक। भाई क्या लगती है यार ये गाड़ी, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा भी होगा जिसे ये पसंद ना हो। फिर भी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, लुक्स कैन बी सब्जेक्टिव। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है, तो उस चीज़ पे हम नहीं कह सकते। लेकिन परफॉर्मेंस तो वेरी करती है ना, मतलब सब्जेक्टिव भी हो सकती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस ही रहेगी ना। आप अगर कोई गाड़ी 100 भाग रही है तो उसे 100 ही भागा हुआ कहेंगे। ये थोड़ी है कि मेरी पसंद की नहीं है और 100 भाग रही है तो इसकी परफॉर्मेंस बेकार है। परफॉर्मेंस तो स्टिल है, मतलब वो तो उसको तो मानना ही पड़ेगा भाई। तो इसको दो चीज़ें हैं जो काला घोड़ा बनाती हैं मेरी नज़रों में। बाकी तो सबकी भाई अपनी अपनी बात है, किसी को कुछ पसंद है कुछ। मेरी नज़रों में से दो जो काला घोड़ा बनाती हैं वो है भाई इसके लुक्स और इसकी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको इसके लुक्स, ठीक है। ये भाई मैंने कर दिया इसको खड़ा और बंद कर दिया। ये रहे, इसको दिखाता हूँ लुक्स में आपको इसके। ये रहे इसके लुक्स, चारों साइड से दिखाता हूँ मैं आपको किस कदर लगती है भाई ये देखिए भाई लुक्स को। मतलब होगा भाई एक आधी आदमी होगा जिसको ये पसंद नहीं आएगी। और पीछे इसके लुक्स में चार चांद लगा देती हैं, जो थोड़ी सी लिटिल बिट मॉडिफिकेशन हमने इस पर करा रखी है। इसकी ब्लैक लाइट्स जो भाई रात में क्या ही जलती हैं, अभी आपको जला के दिखाऊँ कि कैसी लगती हैं रात में। ये छोटा सा आइडिया आ जाएगा, लेकिन भाई रात में क्या ही लगती है ये इसकी जो एलईडी लाइट्स हैं जो यहाँ पे ब्रेक डाउन होती हैं, क्या ही जड्डी लगती हैं भाई। और अगर आपने थोड़ा सा मतलब मॉडिफिकेशन के नाम पे, इतनी कोई हाई मॉडिफिकेशन तो इसमें हमने नहीं करा रखी है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के नाम पे अगर कराएंगे तो इसके काले शीशे भाई, काले शीशे कराने के बाद भाई ये क्या ही लगती है। टिंटेड विंडोज़ हैं, फ़िलहाल इसकी टिंटेड विंडो है वो ब्लैक जो करा रखी है, वो पीछे की हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हैं। वो फ्रंट हमारी नॉर्मल है जैसी होती है, अंदर आप देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन जो इसकी बैक की हैं वो टिंटेड है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा लुक्स, ठीक है भाई। लुक इसकी मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं इसका आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर में कुछ चीज़ें हैं इसकी जो इसको उस टाइम की गाड़ियों से, जैसे कि 2013 मॉडल गाड़ी थी तो उसके टाइम पे काफ़ी एडवांस भी थी। बेसिकली अगर मैंने आपको इस गाड़ी का शायद नाम नहीं बताया, ये है Hyundai Elantra। तो ये एक वर्ना से ऊपर आती थी, जो सेगमेंट बी सेगमेंट की सेडान थी उसमें इसको कंसीडर करते थे, जिसमें आपकी आती थी होंडा एकॉर्ड, होंडा सिविक, और अगर और कोई ब्रांड की लेंगे तो स्कोडा ऑक्टेविया, वॉल्क्सवैगन पसात, और एक और आती थी वॉल्क्सवैगन की, उसका नाम मेरे जेटा, और बहुत सी थी। और अगर उस टाइम पे Hyundai के पास एक ये थी सोनाटा और एक एलेंट्रा। तो ये कुछ जितना मुझे अभी याद है करंट में सेगमेंट बी की जो 10 से 2010-14 इनके बीच में आती थी। फिर ये कंपनीज ने इनकी सेल्स अगर इतनी अच्छी नहीं हो रही थी तो इनको डिसकंटिन्यू कर दिया। फिलहाल जो चीज़ें इसमें मिलती है, एक तो आपको कीलेस एंट्री मिलती है, ऐसी कुछ इसकी चाबी दिखती है भाई। चाबी मैं इसकी दिखा देता हूँ आपको, ये भाई कुछ ऐसी इसकी चाबी मिलती है हमको। तो ऑब्वियसली कीलेस एंट्री हमको इसमें देखने को मिल जाती थी। खैर ये तो इतना कोई बड़ा आज के लिए तो खैर इतना बड़ा नहीं है, कुछ टाइम पे काफ़ी इसको फीचरिस्टिक कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आज भी बहुत सी गाड़ियों में हमें देखने को नहीं मिलती है, बहुत सी में मिलती है, बहुत सी में नहीं मिलती है, वो है इसका भाई डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। देखिए ऑटो तो है ही है,
ऑटो तो चलिए मान लिया, लेकिन डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें हमको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे मैं इधर बैठा हूँ ड्राइवर, मुझे 17 डिग्री पसंद है, मैं अपना 19, 20, 22 पे कर सकता हूँ। जो मेरा को पैसेंजर है वो अपना लो पे चला सकता है, जितना उसको हीट है तो हीट चाहिए तो हीट ले सकता है, कूल चाहिए तो मतलब जितना जिसका मन हो वो हिसाब की इसमें कूलिंग करा सकता है। यहाँ पे इसकी डिजिटल वॉच मिल जाती है। ये इसका म्यूज़िक सिस्टम है जो कि टच नहीं था, ये टॉप वेरिएंट है तभी इसमें टच नहीं आता था उस टाइम पे। बाकी जो इसका बैक कैमरा है उसकी प्लेसिंग और उसकी विंडो हमको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी ठीक है उस टाइम के हिसाब से, मैं इसको ज़्यादा कुछ एडवांस भी नहीं कहूँगा, ठीक है टाइम के हिसाब से ठीक था। और इसमें खड़ी है भाई, दिख रही होगी आपको अगर तो, हमारी फिगो जो कि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है अक्सर आप लोगों के बीच। ये कुछ इसका ग्लव बॉक्स है जो कि कूल्ड है, ये इसका रहा कूलिंग का। इधर नहीं भाई कूल नहीं है, सॉरी ये नॉर्मल ही है, कूल नहीं है। ये कुछ स्टोरेज स्पेस इसमें नॉर्मली जैसा होता है। सेम इस साइड बॉटल होल्डर, ऑटो डाउन मिरर और पुश बटन फोल्डिंग मिरर्स, एडजस्टेबल। ये लाइट मीटर की कम करने का, जैसे ये मैंने अभी लाइट चलाई तो इसमें मैं बढ़ा सकता हूँ मीटर में कितनी मुझे रोशनी चाहिए, कम कर सकता हूँ। बेसिक से फीचर है, कुछ इतना हाई टेक नहीं है। और ABS, EBD, ESP ये सब तो इसमें था। ये इसका कुछ क्लब बॉक्स है, छोटा सा मोटा सामान आप इसमें रख सकते हैं, एडजस्टेबल है ये। और इंटीरियर इसका हमने अलग से करा रखा है, बाकी ये इंटीरियर आपको ऐसा नहीं मिलेगा देखने के लिए। बाकी मेरी हाइट अराउंड 6 फीट से कम ही है, 5'10" मैं कंसीडर करता हूँ खुद को, तो मैंने अपने हिसाब से अल्ट्रा कंफर्ट पोजीशन कर रखी है। बाकी जो सीट है इसकी वो भी हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है हमको, ये जो होती है ऑटोमेटिक नहीं है मैनुअली, तो मैं अल्ट्रा कंफर्ट कर रखा हूँ। मतलब इससे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं अगर होऊंगा तो मेरे हाथ पहुँचने में दिक्कत होगी या पैर में दिक्कत होगी, तो फिर मैं इसके बाद देखता हूँ बैक में इसके कितना स्पेस बचता है। गाड़ी स्टार्ट ही रहेगी भाई, बहुत गर्मी हो रही है। ये भाई क्या कंफर्ट है भाई इसमें। और ये इलेक्ट्रॉल हमने रख रखा है गर्मियों में, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। पीछे भी हमको AC के वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, हालांकि चार्जिंग सॉकेट नहीं है पीछे, लेकिन भाई सुपर कंफर्ट है। और इसकी एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे आपको गाड़ियों में बहुत समय पीछे आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, इसमें भी मिलता है आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट के साथ आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट, जिसमें आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, इसमें आप लगा सकते हैं अपना चार्जर, जो ऐसा चार्जर होता है भाई, ऐसा चार्जर होता है, या आप इसमें लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसकी सबसे बढ़िया है, आप यहाँ बैठे बैठे जो म्यूज़िक सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, चैनल बदल सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से। ये ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है अगर आप पीछे बैठे आपके पास कंट्रोल है। तो ये कुछ इसमें बेसिक फीचर्स हैं। बाकी इसकी सीट ऐसी है भाई, ये हमने कटवाई नहीं है, ये ठीक है ऐसी ही आती थी। तो सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है, रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है, हेड रूम भी अगर आप देखेंगे यहाँ तक भी कोई बैठता है, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट है भाई। मुझे अराउंड 2-3 इंचेस का हेड रूम मिल जाता है, यहाँ भी ठीक ही ठाक है भाई। और नॉर्मल सी चीज़ें जैसे कि इधर मिरर मिल जाएगा आपको विद लाइट्स, यहाँ पे लाइट भी दे रखी है, ये जल नहीं रही है, ख़राब हो गई होगी। ये मिरर इस साइड है और सेम इस साइड भी मिरर मिल जाएगा आपको, ड्राइवर साइड। इसकी लाइट, इसकी भी लाइट नहीं जल रही है भाई, जल रही है, ठीक है। और ये हो गया माइक उसका, और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाएगा, जिसमें सनग्लास अभी नहीं है। और हाँ, इसका जो ये IRBM मिरर है ये ऑटो डिमिंग है, ठीक है। तो अब हम इसका बूट स्पेस देखते हैं। बूट स्पेस तो जब सेडान है तो इसमें तो कुछ दिक्कत वाली बात होगी नहीं भाई, काफ़ी बूट स्पेस है। आपको अगर अंदाज़ा आए तो अराउंड मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं 3-3.5 फीट डीप मिल जाएगा ये आपको बूट स्पेस। लेकिन सेडान्स में ये होती है, सेडान्स में बूट का अगर आप बेस ट्यूब वगैरह लगवाना चाहते हैं तो उसकी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि भाई बूट अगर आप डिग्गी में बेस ट्यूब रखवा लेंगे तो फिर आपको अंदर आवाज़ आएगी नहीं इतनी। इसके लिए इसका भी निकाला गया है, वो कुछ सीट के नीचे रखी जाती हैं। बाकी ये रही भाई अपनी फिगो, उस दिन से ऐसी ही घड़ी है, इसमें सेल्फ भी नहीं पड़ा है। मैं बाहर था भाई, था ही नहीं, तो इसे तो कोई स्टार्ट करता ही नहीं है मेरे अलावा। तो ये कुछ ऐसी दिखती है। और बाकी दिखाता हूँ आपको इसका इंजन भाई, इंजन में जो इसका एक और बढ़िया USP है। पहले इसकी AC बंद कर देता हूँ जिससे आपको इसके इंजन के साउंड का अंदाज़ा आ जाए। जैसा था भाई इसका कुछ 1.6 लीटर का CRDI इंजन है, जो कि Hyundai का बहुत ही रिलायबल और पावर सफिशिएंट इंजन है। ऐसा था कुछ इसका साउंड ज़्यादा नहीं है भाई, डीजल इंजन में इतना तो होता ही है। इंसुलेशन भी इसमें दे ही रखा है कंपनी से। और क्या ही है भाई इसमें,
सब कुछ ठीक ही है अभी तो फ़िलहाल। अब मैं इसके आपको प्रॉस एंड कॉन्स बताऊंगा। और बाकी ये देखिए, अभी ये गई थी तो इसकी भी एक स्टोरी बताऊंगा। इसका जो माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था उसकी। ये लाइट्स वगैरह लग रखी हैं इसमें, लाइट इसमें हेलोजन आती है। तो देखते आगे, अंदर बैठ के बात करते हैं भाई आगे की। हाँ, तो आगे की बात ये है भाई इसमें कि ट्वेल्व को पहले कर देते हैं ऑफ, और दोनों हमारे हो जाएंगे लो पे, क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो भाई अब चलते हैं, रोड पे चलते चलते बात करते हैं इसके बारे में। तो भाई प्रॉस भाई मेरे लिए, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए इसके कुछ प्रॉस हैं। जैसे सबसे बड़ा प्रॉस इसका लुक, आई कैचिंग है भाई। अगर आप कहीं भी लेके इसको निकलते तो लोग देखते हैं एक बार के लिए, क्योंकि वरना से बहुत ज़्यादा रेक्टिलेट मतलब रेप्लिकेट करती है। लोगों को लगता है वरना है, लेकिन जब पास आती है तो लगता है वरना तो इतनी चौड़ी भी नहीं है और इतनी लंबी भी नहीं है, तो थोड़ी हट के लगती है भाई वरना से भी। और मतलब जिस प्राइस पॉइंट में ये आपको आफ्टर मार्केट इस टाइम देखने के लिए मिल जाएगी, तो उसमें कैसे कंप्लीट पैकेज हो सकता है ये मैं आपको भी बताऊंगा। पहले ज़रा रोड पे चलते हैं, चलते चलते हाँ भाई, तो पहला इसका प्रॉस हो गया लुक। दूसरा इसका प्रॉस मुझे लगता है वो है इसकी परफॉर्मेंस। आपको अगर ओवरटेक करनी है हाईवे पे तो आपको एक बार सोचना नहीं पड़ेगा, जस्ट पुश द पेडल और ये भाई शू, आप पीछे को ना किकबैक महसूस कर पाएंगे, जिसे किकबैक कहते हैं। दो हो गए। तीसरा इसका जो सबसे बढ़िया और सबसे मतलब कह सकते हैं ना, जो सबको आजकल चाहिए, जो इंडियन मार्केट की मेंटेलिटी बन चुकी है प्रॉस के मामले में, वो है भाई इसका एवरेज। अगर आप हाईवे पे 80 to 90 की स्पीड में क्रॉस करते हैं भाई, क्रूज़ करते हैं, तो आपको ये आराम से एवरेज कहीं ना कहीं 20+ निकाल के दे देती है भाई। इतनी भारी गाड़ी, वो भी इतनी कंफर्ट के साथ और इतने लुक्स के साथ, आपको अगर 20+ का एवरेज दे रही है, वो भी 90, 100, 80 की स्पीड पे हाईवे पे, क्या चाहिए भाई। और मतलब लुक्स भी हैं, पावर भी है, परफॉर्मेंस भी है और एवरेज भी है। तो ये कुछ तो है हुआ इसके लुक, मतलब प्रॉस इसकी अच्छाइयाँ। कॉन्स पे आते हैं भाई। पहला कॉन्स, हाई मेंटेनेंस इसका हाई ऐसे है, अगर इसके आप नॉर्मल सर्विस कराते जो 10,000 किलोमीटर के टेन्योर पे होती है, पीरियड पे होती है, तो वो आपको पड़ती है अराउंड 4 से 5 हज़ार रुपये की भाई। 5 हज़ार तो कहीं नहीं गए आपको। अगर सेमी सिंथेटिक या फुली सिंथेटिक ऑयल डलवाएंगे तो 5 हज़ार रुपये का आपका इसमें खर्चा आना ही आना है, वो तो आएगा ही। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक मेंटेनेंस। दूसरी चीज़, अगर कोई चीज़ इसकी ब्रेक होती है, जैसे कि मान लीजिए आपका बम्पर निकल गया, तो वो आपको हैंड टू हैंड नहीं मिल सकता। आपको मार्केट में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर कंपनी से अगर लेना चाहेंगे तो थोड़ा बहुत ऑर्डर लगाना पड़ेगा, जिससे आपको कुछ टाइम के अंदर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि मिलेगा नहीं, क्योंकि Hyundai अभी भी फंक्शनिंग है इंडिया में, तो उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ हो गई अवेलेबिलिटी, तो पार्ट्स की बता दी। तीसरी चीज़ पार्ट कॉस्टिंग। अगर आप नई, जैसे अभी इसका कंप्रेसर हमने चेंज कराया था, क्योंकि ये ऑलरेडी 1,13,000 चल चुकी है, अगर आपको दिख रहा हो तो। हाँ, 1,13,000 चल चुकी है ये। तो इसका कंप्रेसर Hyundai का रहता है भाई, वो 1 लाख का, तो उसका कंप्रेसर बोल जाता है एसी का। मैंने क्रेटा में भी देखा है, इसमें भी देखा, और भी गाड़ियों में देखा है, एसी में प्रॉब्लम आती है। तो मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा। तो वो इसका कौन सी है कि वो आपको महंगा बहुत पड़ेगा, मतलब जो आपको सुजुकी में या किसी और गाड़ी में या Hyundai की आजकल की गाड़ियों में इतना महंगा नहीं पड़ेगा, इतना इसमें पड़ सकता है, क्योंकि पुरानी है गाड़ी ऑब्वियसली, लेकिन चलता है भाई इतना। आप परफॉर्मेंस के हिसाब से या चीज़ों के हिसाब से देखें, क्योंकि आप सबका कुछ ना पड़ना। अगर आप 1 लाख किलोमीटर की कोई और सी गाड़ी चलाएंगे तो उसमें भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, तो वो है थोड़ा महंगा है, मतलब 50% ज़्यादा है। अगर कोई चीज़ 1,000 रुपये की किसी और ब्रांड की, तो इसकी 1,500 रुपये की है, ये आपको झेलना पड़ेगा। तो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, स्पेयर पार्ट्स के प्राइस। तीसरा, रीसेल वैल्यू आपको इसकी कम देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं रहता है ना कि बड़ी गाड़ी है, हाई मेंटेनेंस होगा, तो आदमी की थोड़ी मेंटेलिटी भी वैसी है कि इस गाड़ी को लेंगे तो फिर खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, वो पड़ेगा। लेकिन मैं जनरली बताऊं तो आप इसको, अगर हाईवे ड्राइव्स हैं आपकी, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जो अगली चीज़ है इसके कॉन्स में आती है, वो है अगली चीज़ जो इसके कॉन्स में आती है, वो आती है भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आपकी रनिंग रूरल एरियाज़ में है तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए भाई। मैं आपको सलाह नहीं दूंगा इस गाड़ी को लेने के लिए, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है। एक हाईवे कार एक अर्बन सिटीज़ के लिए बनी थी, जहाँ पे आप हाईवे रन कर सकें या अच्छे रोड्स पे चल सकें। तो आपकी रनिंग हाईवेज़ पे मोस्टली, या सिटीज़ में आपको गाँव वगैरह कम जाना पड़ता है ऐसे कच्चे रास्तों पर, तो आप इसके लिए भाई गुड टू है, आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। और
और क्या है भाई, मैंने मोस्टली चीज़ें बताई थी। अब आप एक छोटा सा आपको इसका परफॉर्मेंस का टेस्ट देता हूँ। मैं इसमें 3rd गियर में हूँ। अब मैं इसको एक्सेलरेट करना चालू करता हूँ इन 3, 2, 1। भाई ये मैं 3rd गियर में नहीं था, सॉरी, मैं 5th गियर में था। मैं ज़रा इसको दोबारा से चालू करता हूँ। अब मैं 4th गियर में इसको एक पुश डाउन दिया है मैंने, और 80 की स्पीड पे मैं इसको पुश करता हूँ भाई। अराउंड 2000 RPM तक तो ये नॉर्मल चलती। फिर जो इसका टर्बो का जो कहते हैं टर्बो किक होता है, ये देखिए साथ में आपको एक हैंडलिंग में कॉन्फिडेंस भी देती है गाड़ी की। ठीक है भाई, 150 की स्पीड पे भी, 140 की स्पीड पे भी कंट्रोल में रहती है। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, शार्प बाइट है, क्योंकि चारों जो ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक है। तो आपको हैंडलिंग में कोई दिक्कत, तो भाई हैंडलिंग में तो आपको कोई दिक्कत नहीं ही आने वाली है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसको एक परफेक्ट पैकेज बनाती है। अब दूसरी बात, आपको कितने में मिल सकती है ये गाड़ी। प्रॉस बता दिए, कॉन्स बता दिए, लेकिन बात यह ना कि कितना पे करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। तो अगर आप एक अच्छी कंडीशन की डीजल कार देखते हैं, अगर आप दिल्ली NCR से बाहर रहते हैं, दूसरे किसी स्टेट में रहते हैं जहाँ 15 ईयर्स तक रन कर सकती है, तो आपको एक 14 मॉडल कार जो कि 11 साल पुरानी होगी, 13-14 मॉडल, आपको अराउंड 2.5 से 3 लाख के बीच में आराम से मिल जाएगी। मेरे हिसाब से 3 लाख काफ़ी हैं। आप 3 लाख तक आपको आराम से देखने को मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे। लेकिन ये ना थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी कोई बेचता नहीं है ये गाड़ियाँ, और जब बेचता है तो उसको पता रीसेल मिलनी है नहीं, और उसको एवरेज भी मिल रहा है, उसको बढ़िया कंफर्ट भी मिल रहा है, वो क्यों ही बेचेगा। अगर भाई कोई बेचता है और 3 लाख तक आपको ये देखने को मिल जाती है, 3, साढ़े तीन मैक्स है, 3 लाख तक भी आपको देखने को मिल जाएंगे आराम से। तो भाई आप बिल्कुल आँख बंद करके इस गाड़ी को ले सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एक कंप्लीट पैकेज है। एवरेज आपको मिल रहा है, कंफर्ट आपको मिल रहा है, और सेफ्टी सिक्योरिटी तो भाई क्या ही है, बढ़िया ही है उसकी, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। उस टाइम पे भाई अच्छी गाड़ियाँ ही बनती थी, अच्छी स्टील यूज़ होती थी, आज की तरह टीन के डिब्बे नहीं बनते थे भाई। तो आपको मतलब एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा अगर आपका हाईवे पे रहना है और अर्बन सिटीज़ में रहना है। और अगर आप एक कॉलेज जाने वाले हैं और नई गाड़ी ढूंढ रहे हैं जैसे आप कॉलेज जा सके, तो भाई जो आई कैचिंग अटेंशन आपको ये देगी गाड़ी, भाई वो कोई गाड़ी नहीं दे सकती इस प्राइस रेंज में आपको। आप मुझसे लिखवा लीजिए, कुछ कर लीजिए। इनफैक्ट वरना जो है उसकी रीसेल इससे ज़्यादा है, क्योंकि उसका नाम जानते हैं लोग, इसका नाम नहीं जानते, और सेम इंजन के साथ ये आती है 1.6। तो भाई जब इंजन सेम है, सब कुछ सेम है, तो पता नहीं लोग वरना क्यों लेते हैं। ठीक है भाई, अपनी अपनी चॉइस है, मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मेरा एक थॉट था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आया हो तो अच्छा है भाई, मुझे भी लगेगा कि मैंने कुछ बाकी फिगो की बात है जो उस पर भी हम बहुत जल्द काम करेंगे। कुछ चीज़ों की वजह से उस पर काम नहीं कर पा रहे थे, अब ज़रा देखते हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। तब तक के लिए लाइक द वीडियो एंड बाय बाय।